नमस्कार, आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी। तो जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। सबका अपना अपना आकलन है। 23 तारीख को पता चलेगा कि ये जितने भी एग्जिट पोल्स हैं इनका आकलन कितना सही साबित हुआ है। हालांकि लोकसभा और फिर हरियाणा विधानसभा चुनावों को अगर मद्देनजर रखें तो फिर बहुत सारे एग्जिट पोल्स गलत भी साबित हुए थे। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र और झारखंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। और आज एक ऐसा पासा फेंका गया आम आदमी पार्टी की तरफ से जिसकी अभी तो कम से कम किसी को उम्मीद नहीं थी। चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन अभी से ही 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इन सारी स्टोरी में इसी पर बात करते हैं। संजीव जी, 11 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी हुई है, आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी लिस्ट आ जाएगी पहली? अपूर्व, देखिए, जब कोई लिस्ट सामने आती है तो एक इम्प्रेशन लेकर के आती है कि देखिए हम तैयार हैं। और आज की तारीख में जाहिर है कि एक आश्चर्य लोगों को हुआ कि अगर आप तैयार हैं तो 3 महीने पहले अपनी इस तैयारी को बताने की कोई ख़ास ज़रूरत थी क्या? ऐसे में जबकि आपकी नतीजे 2 राज्यों के आने शेष हैं, क्या उसके बाद आप लेकर के आते? लेकिन एक वजह थी जो बहुत लोगों के पास जानकारी नहीं पहुंची होगी, और इनसाइड स्टोरी के ज़रिए हम आपको कुछ अंदर की बातें बताते हैं। तो उस संदर्भ में आपको हम बताना चाहेंगे कि आज ही दरअसल अदालत में एक मामला राउज़ एवेन्यू कोर्ट में था, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो मामले चल रहे हैं राउज़ एवेन्यू कोर्ट में, उसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई थी कि 7वीं चार्जशीट जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने उनके खिलाफ की है शराब घोटाले में, उसकी कॉग्निजेंस कोर्ट न ले, संज्ञान न ले, क्योंकि 6ठी और 7वीं चार्जशीट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और केस को ये आगे बढ़ाने और झूठ मूठ फैलाने जैसा है। लिहाजा आप हमें बेल दे चुके हैं, सुनवाई शुरू हो, और ये जो एक चार्जशीट के बाद दूसरी चार्जशीट और फिर तीसरी और ये 7वीं चार्जशीट आई है, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं माना और हाई कोर्ट ने एक तरह का झटका दिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की 7वीं चार्जशीट की कॉग्निजेंस ली जाएगी। अब ये खबर अगर सामने आती, बाहर पब्लिक डोमेन में आती, तो ये एक बैड पीआर मैसेज होता। जाहिर है, चुनाव की तरफ बढ़ते हुए किसी भी पार्टी के लिए इस तरह की जो खबरें होती हैं वो जितना कम आए पब्लिक डोमेन में उतना बेहतर है। तो उसको ऑफसेट करने के लिए ये पार्टी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन आज ही 11 नाम सामने ला दिए गए। ये वो नाम हैं जिनके बारे में करीब करीब पहले से तय कर रखा था आम आदमी पार्टी ने, और एक तरह से इन नामों के ज़रिए ही अपूर्व संकेत भी दिया गया है कि जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है अगले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की, वो किस तरह की रहने वाली है। खास बात यह है कि बीते 25 दिनों में लगभग 6 ऐसे नेता रहे हैं जिनको टिकट मिला है, और ये जो नेता रहे हैं जो लगभग बीती 8 सीटें जो हारी थी आम आदमी पार्टी, उनमें से 6 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। यानी पहला फोकस वहां पर है कि जहां पर हारे थे पिछली बार उन पर, और दूसरी बात यह कि कांग्रेस भाजपा से आए जुमा 25 दिन नहीं हुए हैं, उनमें से 6 नेताओं को टिकट दे दिया गया। देखिए, उसके पीछे जो गणित लगाई गई है वो ये है कि आज की तारीख में अगर आप जब कोई बड़ी लड़ाई में जाते हैं तो आप अपने एनिमी को आइडेंटिफाई करते हैं। मेरे लिए शत्रु कौन है बड़ा। देखिए, आम आदमी पार्टी के उदय का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि कांग्रेस शून्य पर चली गई, क्योंकि इस जगह पे पॉलिटिकल स्पेस या तो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, नहीं तो कांग्रेस के पास थी। लेकिन वो वाकया जिसमें कि शीला दीक्षित की सरकार इतनी ज़्यादा अनपॉपुलर हो गई, शीला दीक्षित खुद अपनी इलेक्शन हार गई, और उसके बाद वो जो सारा वोट बैंक था शिफ्ट कर गया कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को। उसका अर्थ ये है कि आज अगर ज़रा से भी मजबूत होती है कांग्रेस पार्टी तो वो आम आदमी पार्टी के हार की वजह बन सकती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से अगर मुकाबला करना है तो आम आदमी पार्टी को पहले कांग्रेस को कमज़ोर किए रहना पड़ेगा।
अगर कमज़ोर नहीं रहती है कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी यानी कि जो गैर भाजपा वोट है वो बट जाता है और ऐसे में लड़ाई आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाती है। तो यही रणनीति अपनाते हुए आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उन सीटों को पहले फोकस किया गया, 8 सीटों को जिस पर पिछली दफ़ा आम आदमी पार्टी हार गई थी। 70 में से 62 सीटें लाई थी, यानी कि 8 सीटों पर हार हुई थी। और वो भी एक झटके की तरह था क्योंकि इसके पहले वाले इलेक्शन 2015 में तो 67 सीटों पर जीत हुई थी, मात्र 3 सीटें हारी थी। तो ये जो 5 फर्दर हार गए थे, एक डाउनवर्ड स्लाइड जो है वो कहीं और ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ेगा, कहीं ना कहीं मन में ये रहता ही है। और ऐसे में अगर मान लीजिए वो स्लाइड भी हो जाती है तो लोग कहेंगे कि देखिए अनपॉपुलर हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो पहले उन्होंने उन 8 सीटों को फोकस किया। 8 सीटों पर उन्होंने वैसे उम्मीदवार चुने जो पिछली दफ़ा लड़े थे या नहीं लड़े थे, लेकिन ख़ासतौर पर ध्यान इस बात पर लगाया गया कि किन्हें ड्रॉप करना है। और आपने सही कहा, 3 कंस्टिट्यूएंसीज हैं ऐसी अपूर्व जिस पर कि ड्रॉप किए गए हैं उम्मीदवार, यानी कि जो पिछली दफ़ा लड़े थे और एमएलए बन गए थे उनको भी ड्रॉप किया गया है। सिटिंग एमएलए को ड्रॉप किया गया है मटियाला में, जहाँ से गुलाब सिंह एमएलए थे, ड्रॉप किया गया है ऋतुराज झा को जो कि किरारी से एमएलए थे, और सिलमपुर से जो एमएलए थे अब्दुल रहमान, उनको भी ड्रॉप किया गया है। और लिया किसे गया है? सुमेश शौकीन, अनिल झा, सुबेर चौधरी। और अब जैसे अनिल झा की ही बात कर लें तो अभी कल या परसों की बात है जब कैलाश गहलोत जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी में और अनिल झा आ रहे थे आम आदमी पार्टी में, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट बनाने की भी कोशिश की गई थी। और वैसे लोगों को चुना जा रहा है जो मजबूत हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं या कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी का कोई मजबूत उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि उसे अपने फोल्ड में ले लिया जाए ताकि वो चैलेंज नहीं बने, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी रणनीति आज की तारीख में यही तीसरी दफ़ा जब वो लड़ने जा रही है कि कांग्रेस पार्टी कहीं कुछ सीटों पर उसकी चुनौती न बन जाए। जैसे ही वो चुनौती बनेगी, स्वाभाविक है कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी जो है माइक्रो मैनेजमेंट के तहत अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं, और इसी क्रम में कुछ लोगों को बहुत आसानी से ड्रॉप कर दिया जाएगा। आपको दिखेगा आने वाले दिनों में बहुत से सिटिंग एमएलए ड्रॉप हो गए और नए चेहरों को मौका। पिछले चुनावों से ये जो चुनाव आने जा रहा है कितना आपको अलग लगता है? क्योंकि पिछले चुनाव में चलिए लैंडस्लाइड विक्ट्री तो थी, 62 सीटें भी कम नहीं होती हैं। उसके बाद जो विवाद इतने बीते 2-3 साल में देखने को मिले, शराब घोटाला हो, शीश महल वाला हो, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं? क्या इस बार थोड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है, या फिर आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी अभी भी पिछली बार की तरह बहुत ज़्यादा मजबूत है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? अपूर्व, देखिए, एक होता है कि चुनाव बनाने के लिए आप चुनाव में जाते हैं, सरकार बनती है अगर आप चुनाव जीत जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए सोचिए कि ये इलेक्शन कैसा है। अरविंद केजरीवाल चुनाव में क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मेरे ऊपर कुछ आरोप लगे हैं और इन आरोपों को मैं जनता की अदालत में लेकर के जाऊंगा। तो चुनावी हार, मान लीजिए खुदा न खास्ते हार हो जाती है, तो न केवल हाथ से सरकार जाएगी बल्कि एक मुहर लग जाएगा कि जनता की अदालत ने भी कह दिया कि आप शराब घोटाले के दोषी हैं। अभी कानून की अदालत में ये साबित नहीं हुआ है और शायद आने वाले कई वर्षों तक साबित ना हो, लेकिन जिस चैलेंज को अपनी तरफ ले लिया है अरविंद केजरीवाल ने, उसमें तो फरवरी में ही साबित हो जाना है ना कि आप दोषी हैं या नहीं दोषी हैं। तो एक तरह से ये डबल वैमी है अरविंद केजरीवाल के लिए कि एक तरफ तो उन्हें अपनी सरकार बचानी है और दूसरी तरफ अपनी जो एक पब्लिक इमेज है, अपनी लाज, सियासी लाज बचानी है उनको, और खुद को उन्होंने बाजार में खड़ा कर दिया है। जो मजबूत पर्सनालिटीज़ होती हैं वो इस तरह से करती हैं, अपने ऊपर सब कुछ ले लेती हैं। और जैसे पुराने ज़माने में युद्धों में हम देखा करते थे कि कई ऐसे राजा होते थे जो सेनापति की भूमिका भी निभाया करते थे, और अरविंद केजरीवाल कुछ उसी तरह के सियासी योद्धा हैं। उन्होंने अपने आप को सेंटर में प्लेस किया है। वो अपनी फ़ौज को खुद लीड करेंगे और लोगों से कहेंगे कि अगर आप मुझे समझते हैं कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे आप फिर से मुख्यमंत्री चुनिए। जाहिर है आतिशी ने कहा है कि ये कुर्सी खाली है, वो आएंगे और वो बैठेंगे। कुछ रामचरितमानस में जिस तरह से वर्णन है कि
भारत ने वो कुर्सी खाली रखी थी, अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ उसी तरह से आतिशी खाली रखना चाहती हैं कुर्सी। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है, आपने जो पूछा है कि कांटे की टक्कर है क्या, यकीनन 62 सीट कम होते नहीं है, 70 में 62 ले आना बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी दल को इस तरह का स्ट्राइक रेट हासिल नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, हुआ यही है कि जो एक पब्लिक फेथ एक ऐसे आंदोलन में लोगों ने अरविंद केजरीवाल में रिपोज किया था, उसकी परीक्षा होनी है। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हुआ कोई आंदोलन पॉलिटिकल पार्टी बनता है और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी 2 बार 3 बार सत्ता में लाई जाती है। 2 बार तो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके पहले 2013 वाला भी तो चुनाव है ना, उसमें भी तो सीधे सीधे 32 सीटें दे दी गई थी और 28 सीटें दे दी गई थी। अरविंद केजरीवाल की एक नई पार्टी को 28 सीटें 2000 और फिर 8 सीट जोड़ करके सरकार बनाई थी कांग्रेस की, आपको याद होगी। और उसके बाद उन्होंने तुरंत 49 दिन के तहत सरकार छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जनता फिर मुझे ही चुनेगी, और वही हुआ था। 70 में से 67 सीटों पर जीत हो गई थी। तो एक तो ये हुआ कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे और भ्रष्टाचार के ही आरोप लग गए। वो कहते हैं ना शेक्सपियरियन अंदाज में कि द सीजर्स वाइफ शुड बी अबव डाउट, आप पे शक कैसे कर लिया गया। ये एक लोगों को अभी भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल तो ऐसे न थे, फिर कैसे इस तरह की बातें हो गई। फिर आप देखिए कि जो गवर्नेंस का मॉडल उनका था कि भाई बिजली और पानी वाला है, वो इस बार फिर से वो लेकर के जनता के पास जा रहे हैं। पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद प्रश्न चिन्ह के तौर पर सामने आएंगी। मैं यमुना में खड़ा हो जाऊंगा, नहाऊंगा और 5 साल बाद यमुना साफ इतनी हो जाएगी कि आप सब लोग नहा पाएंगे। अब ये बातें घेर रही हैं उनको ये बात भी घेर रही है कि इतने साल बीत गए, ये जो दिल्ली में पोल्यूशन का सवाल है देश की राजधानी में, उस पर आज तक सिवाय ब्लेम गेम के भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन दिल्ली को दमघोंटू हवा में सांस लेना पड़ता है। और कितनी दफ़ा आप ये कहते रहेंगे कि डेवलपमेंटल कार्य हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि केंद्र हमें करने नहीं दे रहा है। तो फिर तो लोग सोच सकते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार ले आओ फिर। लेकिन दिल्ली के लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। कम से कम अभी तक का जो नतीजा है, चाहे वो एमसीडी के इलेक्शंस रहे हों या फिर रहे हों इलेक्शंस विधानसभा के, हाँ केंद्र सरकार के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को प्रेफर नहीं किया जाता है। और अगर मान लीजिए कि उसका कोई इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है तो फाइट टफ है। लेकिन अगर पिछले दोनों पैटर्न्स को देखे जाए, 2014 में इतना प्रचंड बहुमत मोदी जी को, और बावजूद उसके उनकी पार्टी लेट गई दिल्ली में। 2019 के बाद 2020 के चुनाव हुए, और याद है आपको 2020 में तो वो जहांगीरपुरी वाले दंगे भी थे, उस पृष्ठभूमि में इलेक्शन हुआ था। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी जमीन पे गिरी रह गई, उठ नहीं पाई। तो ये जलवा है अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति का। पर ये जो भ्रष्टाचार के सवाल, जिसमें उनके अपने कई करीबी सालों जेल में बंद रहते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया की बात हो जाए, सतीन जैन की बात हो जाए, उनको खुद को अंदर जाना पड़ गया। तो ये कहीं उनके आभा मंडल में दरार तो नहीं लेकर के आ गए हैं। और अगर ऐसा है तो फिर नतीजे क्या हो सकते हैं। देखिए हाल के दिनों में कांग्रेस में थोड़ी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जुम्बिश आई है। वो ताकत जो उसके पास कभी हुआ करती थी, उसको वो रिगेन करने की उम्मीद की किरण दिखी है उनको। और अगर ऐसा है तो फिर दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर अरविंद केजरीवाल। क्या अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी तैयारी दिखा दी है कि भाई हम तैयार हैं, आप लोग का नहीं पता, क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से 11 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर यह दबाव बनेगा कि वो भी जल्दी से तैयारियों में जुटें? एक परसेप्शन का खेल ये ना हो जाए कि यार अरविंद केजरीवाल तो पूरी तरीके से तैयार हैं, ये भाजपा और कांग्रेस दोनों अभी शायद सो रहे हैं, नींद में हैं या तैयार नहीं हैं, जो भी हो। क्या दबाव बनेगा उन पर भी कि यार हम भी एक लिस्ट कम से कम जल्दी से जारी कर दें कि हम भी दिखें, हम कंपटीशन में हैं? यकीनन अपूर्व, देखिए अरविंद केजरीवाल मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है। इस बात को मानना पड़ेगा कि जो एक एंट्रेंस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की राजनीति में, एक एंट्रेंस्ड पार्टी है कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में, इन सबों को जड़ से हिलाते हुए उन्होंने पिछले 11 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता चलाई है। तो उनकी स्ट्रैटेजी का ये एक बहुत बेहतरीन पक्ष है कि उन्होंने सबसे पहले दबाव बनाना शुरू कर दिया। आज की तारीख में आपका आकलन बिल्कुल सटीक है कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी दबाव
जैसी कोई चीज़ जरूर अनुभव की जा रही होगी भारतीय जनता पार्टी में भी और कांग्रेस पार्टी में भी कि देखो उन्होंने तो अपनी टिकटें घोषित कर दी, 11 उनके उम्मीदवार कल से प्रचार कार्य में जुट जाएंगे और फिर वो माहौल जो बनेगा शुरुआती चुनाव के माहौल को, ऐसे में जबकि महाराष्ट्र और झारखंड का ख़त्म होने जा रहा है, उसे आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल होगी। वो मीडिया पर जिस तरह से दिखाई पड़ेगा, सोशल मीडिया पर जिस तरह से दिखाई पड़ेगा, यानी कि वो जो उत्सव का माहौल होता है वो शुरुआती दौर में दिखाई पड़ेगा आम आदमी पार्टी के कैंप में आपको। तो ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा ज़रूर होता है, पर इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता है क्योंकि अभी मुद्दे आइडेंटिफाई होने हैं। अभी दिल्ली में कौन से मुद्दे चलने वाले हैं ये आइडेंटिफाई होने हैं। क्या वही पुराने बिजली पानी के सवाल पर चुनाव हो जाएंगे या फिर सवाल इस बार ये भी होगा कि केवल बिजली पानी से बात नहीं बनेगी। आपने याद कीजिए नीतीश कुमार का जो चुनाव बिहार का था, मैंने कानून व्यवस्था सही कर दिया, लड़कियां पहले घुमा नहीं करती थीं और सड़कें भी बहुत ख़राब थीं, ये बोल करके वो साल 2010 में तो ज़बरदस्त प्रचंड बहुमत के साथ आए, साल 2015 में भी आ गए, लेकिन साल 2020 में लोगों ने उनकी इस लाइन को स्वीकार नहीं किया। कितने दिन आप एक ही लाइन पर वोट हमसे लेते रहेंगे? बात थोड़ी आगे भी बढ़नी चाहिए। अब वहाँ सवाल इसी दिल्ली प्रदेश के अंदर रोज़गार का भी है, कैसे बस मार्शल्स को बाहर किया गया फिर अंदर किया गया। बहुत से ऐसे लोग जो कि एडहॉक टीचर्स लगाए गए थे वो आज तक प्रोटेस्ट करते चले आ रहे हैं। संसाधनों की कमी है, जैसी भी कमी हो, लेकिन दिल्ली में सड़कों का टूटा हुआ होना, कूड़े कचरे का निष्पादन सही नहीं होना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली के बारे में अमूमन लोग सोचते नहीं हैं। ख़ासकर एक कंपैरिजन हो जाता है शीला दीक्षित के दौर से। आप देखते हैं दिल्ली में जो भी आता है वो पाता है कि क्या ज़बरदस्त फ्लाईओवर बना हुआ है और सड़कें इतनी अच्छी हैं, और फिर याद करता है कि कुछ भी हो कांग्रेस के ज़माने में ये सब काम तो हुए थे। तो इन सब चीज़ों के तहत मुद्दे क्या बदल गए हैं, ये प्रश्न भी सामने है। बिजली पानी के सवाल पर अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता है, ये बात तय है। लेकिन अगर लोगों की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर जाहिर है कि मजबूत विकेट तो उनका रहेगा, लेकिन साथ ही साथ एक बात और समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो प्रश्न भी उनसे और उनके उम्मीदवारों से किए जाएंगे। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ केवल दिल्ली वाले नहीं रहते हैं, अपूर्व हम और आप जैसे लोग भी हैं जो बाहर से आए हैं, और हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो यहाँ के रजिस्टर्ड वोटर हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी भविष्य, अपनी ज़िंदगी यहीं इसी शहर में देखते हैं, और उनकी सुविधाएं बढ़ी क्या, उनकी सहूलियतें बढ़ी क्या, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो 11 साल पुरानी सरकार से ज़रूर किए जाएंगे। बिल्कुल। तो चुनावी शतरंज के उस पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली चाल तो चल दी है, अब देखना होगा सामने से कब वो चाल आती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अरविंद केजरीवाल ने यह ज़रूर दिखाया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब बारी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भी है कि ज़रा वो भी दिखाएं कि हम कितने तैयार हैं आपसे लड़ने के लिए। फिलहाल आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट के पीछे की इनसाइड स्टोरी समझाने के लिए संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।